यूक्रेन का कीव में रूसी ड्रोन मार गिराने का एक बड़ा दावा है और यह बड़ी खबर है वॉर के टाइम, उस वक्त जब जिनपिंग खुद मॉस्को में हो। एयर रेड अलर्ट के दौरान रूसी ड्रोन मार गिराया, यह दावा है। कीव के आसमान में रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ने खुद यह दावा किया है कि हमने एक रूसी ड्रोन कीव के आसमान में मार गिराया। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो खबर भी देखिए आप। जिनपिंग के दौरे के वक्त पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है, वहां पर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी एयर रेड अलर्ट है। खार्किव, डोनेट्स्क, खेरसोन, मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट है। और ये कोई सहयोग नहीं है, एक तरफ अब जिनपिंग जब वहां पर मॉस्को में पुतिन से मिल रहे हो और दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में सायरन बज रहे हो, एयर रेड अलर्ट हो। लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर दिखाएं, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, इस दौरे को डिकोड करेंगे। शी के सामने एकदम अलग अंदाज में नजर आए हैं पुतिन। शी जिनपिंग के सामने एकदम अलग अंदाज में नजर आए पुतिन। शी जिनपिंग काफी देर तक हाथ मिलाते रहे। पुतिन और शी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले जैसे पुराने दोस्त मिलते हैं। पुतिन और शी की मुलाकात से पश्चिमी देशों को और उनकी टेंशन बढ़ गई है। और अब आपको पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के वक्त दोनों नेताओं की केमिस्ट्री दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, इस मुलाकात के एक एक फ्रेम में क्या संकेत छिपे हैं डिकोड करते हुए दिखाते हैं। जब क्रेमलिन में दोनों मुलाकात के लिए मिले तो पुतिन के चेहरे पर एक अलग ऊर्जा दिखी। हाथ मिलने से पहले पुतिन मुस्कुराते दिखे और गर्मजोशी के साथ मिले। 6 सेकंड तक दोनों हाथ मिलाते रहे और कुछ ऐसा ही जिनपिंग के साथ भी दिखा। पुराने दोस्त से मिलकर जिनपिंग ने खुशी महसूस की। दोनों मिलकर मुस्कुराते रहे और दिल खोलकर हाथ मिलाया। तो ये तस्वीरें देखिए, 6 सेकंड तक हुआ ये हैंडशेक दुनिया के लिए बड़ी टेंशन का सबब बन गया है। पुतिन जिस गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग से मिले हैं, ये बताता है कि वॉर के दौरान पुतिन को एक ताकतवर, एक बड़ा देश उनका दोस्त बनकर सामने आया है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। और इस मुलाकात में यूक्रेन संकट पर चीन के पीस फॉर्मूले को लेकर जिनपिंग और पुतिन के बीच चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संकट पर चीन के फॉर्मूले में रूस की दिलचस्पी है और यूक्रेन समाधान के लिए जिनपिंग की पहल पर हम चर्चा करेंगे। पुतिन ने शी से कहा कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के वक्त रूस की बड़ी धमकी सामने आई है। ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, और ये धमकी दी है दिमित्री मेदवेदेव ने। दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के बहुत खास हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है। किंजल मिसाइल से इंटरनेशनल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी दिमित्री मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जजो आसमानों की तरफ ध्यान से देखो। तो जिनपिंग के मॉस्को दौरे के वक्त रूस की एक बड़ी धमकी। और अब देखिए क्यों जिनपिंग के मॉस्को दौरे से दुनिया डरी हुई है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे को लेकर आशंकाएं क्या लगाई जा रही हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले 4 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया था। उसके ठीक 20 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो क्या पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में कीव पर आक्रमण की रणनीति बनी? अब जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर हैं और आशंका यही जताई जा रही है कि अब आगे क्या और विनाश होगा। युद्ध के बीच जिनपिंग का मॉस्को जाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके जरिए कई तरह के मैसेज देने की कोशिश की गई है। जैसे जिनपिंग और पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मैसेज दिया कि चीन इस युद्ध में मॉस्को के साथ है। दूसरा, इस दौरे से बाइडेन को भी मैसेज मिला है कि अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ चीन और रूस मिलकर लड़ेंगे। पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन रूस की मदद करेगा। इसके साथ ही नेटो को भी जिनपिंग ने अपने दौरे से मैसेज दिया है और सबसे बड़ा मैसेज दुनिया में बन रहे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का है, जो चीन और रूस मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शी के पीस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की पुतिन की कोशिश। शी जिनपिंग पीस फॉर्मूला लेकर आए। पुतिन ने शी जिनपिंग के पीस फॉर्मूले का स्वागत किया है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर चीन के स्टैंड की तारीफ की है। शांति वार्ता में बीजिंग अहम रोल अदा करेगा, यह कहा है पुतिन ने। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का चीन के पीस फॉर्मूले पर यह बयान आया है। तो सीज फायर पर रूस वर्सेस अमेरिका कैसे, आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको कि चीन का फॉर्मूला अगर पुतिन को मंजूर है तो अमेरिका को नामंजूर क्यों है। आप समझिए रूस क्या कह रहा है। पुतिन ने जिनपिंग के पीस फॉर्मूले का स्वागत किया। अमेरिका
पूरी तरह से युद्ध विराम के खिलाफ है। और ये क्यों खिलाफ है, ये धीरे धीरे आप समझेंगे। इसके अलावा देखिए, यहां पर युद्ध पर चीन के संतुलित स्टैंड की सराहना करते हैं। ये रूस ने कहा अमेरिका शी पुतिन की मीटिंग में शांति वार्ता की पहल का समर्थन नहीं करता। इसके बाद सवाल यही है कि क्या रूस के मुफीद है ये पीस फॉर्मूला, इसलिए अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्तर पर बात के लिए तैयार है, ये रूस कह रहा है। और अमेरिका मौजूदा हालात में सीज फायर यानी रूस की जीत की पुष्टि, ये कहा गया है। फिर पीस टॉक में बीजिंग अहम रोल अदा करेगा, यह कहा है पुतिन ने, रूस कह रहा है यानी। लेकिन मॉस्को बीजिंग इंटरनेशनल नियमों से छेड़छाड़ कर रहे, यह अमेरिका ने कहा है। और यही सवाल है कि क्या एक का फॉर्मूला दूसरे को अगर तैयार मंजूर नहीं तो फिर शांति आएगी कैसे, फिर कैसे किसी एक पॉइंट पर बातचीत आगे बढ़ेगी। यूक्रेन युद्ध में अभी शांति नहीं चाहता अमेरिका, और यह बड़ी खबर है। यानी अमेरिका को अभी लगता नहीं कि जो उसको अचीव करना था वो अचीव किया उसने। अमेरिका ने युद्ध में सीज फायर से इनकार कर दिया है। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता का बयान आ गया है, जॉन किर्बी का। सीज फायर में से जंग में पुतिन की पुष्टि होगी, पुतिन की जीत की पुष्टि होगी, यह कहा उन्होंने। शी पुतिन के पीस फॉर्मूले को अमेरिका का समर्थन नहीं, यह कहा है जॉन किर्बी ने। और इसी के बाद कुछ बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका को युद्ध में सीज फायर मंजूर नहीं है? क्या यूएस नहीं चाहता कि चीन को शांति का श्रेय मिले? क्या अमेरिका को फॉर्मूले से अपनी बादशाहत जाने का डर है? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जिनपिंग मॉस्को में है और टेंशन वॉशिंगटन में है। बाइडेन को डर है कि पुतिन जिनपिंग की मुलाकात में यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी शांति प्रस्ताव पर मोहर लगेगी तो यह अमेरिका की बादशाहत को चुनौती होगी। लिहाजा ऐसी किसी पीस फॉर्मूले के सामने आने से पहले ही यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान सामने आ गया। जॉन किर्बी ने किसी भी सीज फायर को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यूएस रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के खिलाफ है। मौजूदा हालात में यूएस को सीज फायर स्वीकार नहीं है। मौजूदा हालात में सीज फायर से जंग में रूस की जीत की पुष्टि होगी। जिनपिंग पुतिन की मीटिंग में शांति वार्ता की पहल का यूएस समर्थन नहीं करेगा। मॉस्को बीजिंग मिलकर इंटरनेशनल नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किर्बी ने साफ कहा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका और सहयोगी की तरफ से बनाए गए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसे अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल चीन ने यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए 12 सूत्रीय पीस फॉर्मूला दिया है, लेकिन अमेरिका इस फॉर्मूले को खारिज कर रहा है, क्योंकि चीन के पीस प्लान पर मोहर लगी तो बीजिंग का दबदबा बढ़ेगा। चीन आगे रूस के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देगा। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, जिससे अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती मिलेगी। यही वजह है कि अमेरिका एक सिरे से सीज फायर को ठुकरा रहा है। सिग्नल 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। यूक्रेन के मरियंका में रूस ने भीषण हमला किया है। ये खबर देखिए आप, यूक्रेन के मरियंका में रूस ने भीषण हमला किया। बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी ट्रूप्स पर अटैक किया गया है। बिल्डिंग में यूक्रेनी स्नाइपर्स के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद यूक्रेनी स्नाइपर्स पर हैवी मशीन गन से फायरिंग कर दी रूस ने। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। जंग के मैदान से यूक्रेनी हाइमार्स का एक्शन सामने आया है। रूसी फोर्स पर रात के वक्त भीषण हमला किया गया है हाइमार्स से। दिन हो या रात, किस तरह से यूक्रेन भी रूस को लगातार जवाब दे रहा है वो देखिए। 30 सेकंड में रूसी ठिकानों पर दागे 10 रॉकेट यूक्रेन ने हाइमार्स से। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन ने किया है। आइए चलते हैं जरा वापस स्टूडियो और वहां से आपको कुछ और जानकारी देते हैं किस तरह से यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। किस तरह से यहां पर रूस में जब जिनपिंग और पुतिन मिल रहे हैं तभी संकेत बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। जब जिनपिंग और पुतिन यहां गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, एक ऐसा संकेत सामने आ रहा है जो कहता है कि यह सही नहीं है। हम सबसे पहले आपको वो 3 संकेत दिखाते हैं जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई देती है। देखिए, रूस वर्सेस यूक्रेन, बीते 24 घंटे में रूस का भीषण हमला और इसके अलावा रूस वर्सेस अमेरिका, ब्लैक सी के साथ अब बाल्टिक सी में भी ड्रोन वाली टेंशन हाई हो गई है, और अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया। न्यूक्लियर ड्रिल के बाद किम जोंग की अमेरिका को वार्निंग। इन तीनों के डॉट्स आप कनेक्ट कीजिए
तो आपको लगेगा ये अलग अलग खबरें नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यही वर्ल्ड वॉर के संकेत देती हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत रूस और यूक्रेन में चल रही जंग से आई बड़ी खबर से करते हैं। बीते 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, इन संकेतों के बाद ये देखिए ये बड़ी खबर। डोनेस्क से लेकर खरसोन तक रूस का भीषण अटैक दिखा है। यूक्रेन के 5 रीजन में रूस की जबरदस्त बमबारी दिखी है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन को हुए नुकसान पर यह रूस का बड़ा दावा है और हम आपको यूक्रेन के 5 रीजन में हुए भीषण रूसी हमले की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देंगे अब। और आइए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले देखिए ये कोपियांस्क हमला, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से सैनिक मारे गए 50। Mi-8 यानी जो उनका हेलीकॉप्टर है यूक्रेन का, वो तबाह हो गया इसमें। इसके बाद आगे बढ़े, लीमन देखिए, लीमन यहां पर हमला, फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से हमला किया रूस ने, 90 सैनिक मारे गए। इन्फेंट्री व्हीकल उनकी 3 तबाह हो गई और वोज्दिका हॉवित्जर भी उनकी 1 खत्म हो गई और D-20, D-30 हॉवित्जर भी उनके 2 यहां पर नष्ट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन सा शहर, डोनेस्क, सैनिक मारे गए 80, कॉम्बैट व्हीकल 3, पिकअप ट्रक उनके 4, यहां पर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर 3 तबाह हुए और MSTF-B हॉवित्जर उनका 1 तबाह होता है यहां पर। आगे बढ़िए, ज़पोरिजिया, यहां पर क्या हाल है यूक्रेन का, हमला किया गया रूस की तरफ से एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से, सैनिक मारे गए 50, पिकअप ट्रक उनके 3 यहां पर नष्ट हुए और D-30 हॉवित्जर भी उनका 1 यहां पर नष्ट हुआ। खरसोन देख लीजिए, खरसोन में क्या हुआ, सैनिक मारे गए उनके 20, सैन्य वाहन 3 तबाह हो गए और वोज्दिका हॉवित्जर भी उनकी 2 यहां पर नष्ट हो गई। ये सारा नुकसान यूक्रेन को हुआ है, रूस को नहीं हुआ है। समझिए कितना भारी नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से जुड़ा बड़ा खुलासा। रूस ने यूक्रेन की कुल 92 आर्टिलरी यूनिट्स तबाह कर दी। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी हाइमार्स नष्ट हो गया। हाइमार्स हालांकि यूक्रेनी है नहीं, वो तो अमेरिकी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी ड्रोन भी तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बड़ा दावा किया है। आइए आपको दोनों खबरें एक साथ दिखाते हैं, किस तरह से रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के 5 रीजन में 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिक मारे गए हैं। तमाम उनके हथियार, तमाम उनके हॉवित्जर्स, तमाम उनके बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुए हैं, ये रूस का दावा है। और इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया कि एयर स्ट्राइक में उन्होंने उनका हाइमार्स नष्ट कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेनी ड्रोन भी उन्होंने तबाह कर दिए। तो रूस तो यह बता रहा है कि उस वक्त जब जिनपिंग और पुतिन मिल रहे थे, रूस बहुत ज्यादा विध्वंसक हमले यूक्रेन पर कर रहा था। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं, कैसे यहां पर हमला हुआ और कैसे यूक्रेन दहल गया। उनके टारगेट पर, रूस के टारगेट पर 114 इलाके थे। आर्टिलरी यूनिट्स 92 तबाह कर दी गई। यूक्रेनी ड्रोन 7 तबाह हुए हैं। हाइमार्स की बात करें तो 9 हाइमार्स तबाह कर दिए रूस ने इस हमले में। अब आगे बढ़ते हैं और यहां आपको कुछ समझना चाहिए। अब यहां समझने वाली क्या बात है, ये आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि ये इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त के आसपास यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले हों और ठीक इसी वक्त ब्लैक सी में अमेरिका से रूस की ड्रोन टेंशन वॉर के लेवल तक पहुंच जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मॉस्को में पुतिन शी की सबसे बड़ी मुलाकात, उससे ठीक पहले ड्रोन पर यूएस से 2-2 हाथ। क्रेमलिन की वॉशिंगटन को डायरेक्ट चेतावनी, 2 दुश्मनों में जंग शुरू होने वाली कहानी। पिछले हफ्ते रूस ने सुखोई विमान से ब्लैक सी के आसमान में उड़ रहे अमेरिकी कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद से लेकर आज तक रूस और अमेरिका में वॉर टेंशन जबरदस्त तरीके से हाई है। रूस की ओर से इस बार क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को सीधी धमकी दी। उन्होंने ड्रोन घटना पर एक टीवी इंटरव्यू में कहा, यह बिल्कुल साफ है कि ये अमेरिकी ड्रोन यहाँ क्या कर रहे हैं और उनका मिशन इंटरनेशनल वाटर में क्या है। असल में ये कोशिश शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्ण मिशन बिल्कुल नहीं। पेस्कोव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ब्लैक सी के अलावा बाल्टिक सी में भी अमेरिकी ड्रोन की उड़ान पर वॉशिंगटन को घेरा। उनकी ऐसी कोशिशें निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ है और संघर्ष को बढ़ावा देने वाली है, जो यकीनन युद्ध में अमेरिका के सीधे दखल को बयां कर रही है। यानी रूस के मुताबिक इस ड्रोन घटना के बाद से अमेरिका न सिर्फ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है, बल्कि अब वो रूस के प्राइम टारगेट पर है। और ऐसी चेतावनी यकीनन बड़े खतरे का इशारा है, जो रूस और अमेरिका में
विनाशक जंग की शुरुआत भी कर सकता है। और इस विस्फोटक खबर के बाद अब वो सवाल जो दुनिया की फिक्र बढ़ा रहा है, क्या अमेरिका और रूस में अब सीधी जंग होगी? आइए आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं और दोनों ही घटनाएं एक हफ्ते के अंदर हुई हैं। आप समझिए, क्या रूस अमेरिका में जंग होगी? ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर रूस की फिर से चेतावनी सामने आई है। पहली बार रूस और अमेरिका के सैनिक भिड़े हैं। ये दोनों तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये रूस और अमेरिका की जंग के संकेत देती हैं। हम आपको ये दूसरी सनसनीखेज घटना बताते हैं। आखिर क्यों रूस अमेरिका में जंग की नौबत दिख रही है, आइए बिग वॉल पर आपको समझाते हैं, क्योंकि एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। आप देखेंगे तो समझेंगे कि क्या इस वक्त दुनिया में इक्वेशंस बन रहे हैं, खासकर रूस और अमेरिका के बीच। अमेरिकी सैनिक ने रूसी सैनिक को बंधक बना लिया। कहां पर? यह अमेरिकी वॉलंटियर सैनिक है जिसने खेतों में एक रूसी सैनिक को पकड़ा। ये विजुअल्स भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। यहां पर अमेरिकी सैनिक के साथ नजर आए कई यूक्रेनी सैनिक। घटना कहां की है, कब की है, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं। जरा आपको फुल दिखाते हैं ये वीडियो, देखिए ये वीडियो। That's what he said. No, I'm not taking it away from you. Sorry, okay. You're guarding him. That's why. Sorry, man. Jan. Ask him if there are more. Ask him if there are more. उधर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का दूसरा संकेत आज पोलैंड से मिला है। यह वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज नए युद्ध का अलार्म बजा रही है। खबर देखिए, रूस से युद्ध में नेटो देश पोलैंड हो सकता है शामिल। यूक्रेन अपनी रक्षा करने में नाकाम रहा तो पोलैंड की एंट्री तय। फ्रांस में पोलैंड के राजदूत जॉन एमरिक का यह दावा है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की एंट्री होगी? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आइए आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं। किसने कहा है, क्या कहा है, देखिए। युद्ध में शामिल हो सकता है पोलैंड। यूक्रेन के विफल होने पर यह संभावना प्रबल है। यूक्रेन नहीं जीता तो पोलैंड मजबूर हो जाएगा। फ्रांस में पोलैंड के राजदूत जॉन एमरिक ने खुद यह कहा है, नेटो, पोलैंड, फ्रांस और यूक्रेन ने टेंशन नहीं बढ़ाई। मौजूदा हालात के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है, यह कह रहे हैं जॉन एमरिक। यानी सब कुछ ठीक रहा पुतिन पर फोड़ते हुए और कहते हुए कि यूक्रेन नहीं जीता तो हम भी इस वॉर में आ सकते हैं। लेकिन इस खबर से जो सवाल उठे हैं वो इस युद्ध में महाविनाश ला सकते हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड की एंट्री अब लगभग तय है, ये माने? क्या पोलैंड की एंट्री का मतलब महाविनाश होगा? क्या दुनिया रूस और नेटो के बीच महायुद्ध देखेगी? क्योंकि एक तरफ पोलैंड की ओर से आया यह बयान, दूसरी तरफ पोलैंड को यूके से मिला समर्थन नई तबाही का इशारा कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड से जुड़ी ये 3 खबरें महाविनाश का इशारा कर रही हैं। पोलैंड यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट देने की घोषणा पहले ही कर चुका है। रूस के खिलाफ युद्ध में अब पोलैंड के टैंक ने मोर्चा संभाल लिया है। जंग के मैदान से पोलैंड के PT-91 टैंक के एक्शन का ये वीडियो हाल ही में सामने आया है। यूक्रेनी सैनिक पोलैंड के PT-91 टैंक से जाते दिख रहे हैं और वहीं अब पोलैंड की ओर से युद्ध में उतरने की बातें बता रही हैं कि पोलैंड रूस के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। यहाँ खास बात टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि जिस समय फ्रांस में पोलैंड के राजदूत ये कहते पाए जाते हैं कि यूक्रेन अगर जंग हारा तो पोलैंड रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर होगा और पोलैंड के पास इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक इसी समय यूके के मंत्री की ओर से पोलैंड के समर्थन में एक बयान सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि पोलैंड अगर यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देगा तो यूके की रॉयल एयरफोर्स इस काम में पोलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। यानी साफ है कि रूस तब चुप नहीं बैठेगा और इसे युद्ध में नाटो की सीधी एंट्री मानकर पश्चिमी देशों के खिलाफ एक्शन लेगा और ये रूसी एक्शन पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले हैं। तीसरा सिग्नल नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच गहराते तनाव से मिला है और अब वो खबर आपको दिखाते हैं। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बम वर्षक विमान साथ में उड़े। दक्षिण कोरिया के आसमान में दिखे B-1B और F-16C प्लेन्स। ज्वाइंट ड्रिल में दक्षिण कोरिया की तरफ से शामिल हुआ F-35 फाइटर जेट। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का यह जवाब दिया गया है, यह कहा जा रहा है। तो ये देखिए, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट्स आप देख रहे हैं जो साथ में उड़े हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ये ड्रिल नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का जवाब बताई जा रही है।
इसी बीच न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के बाद किम ने एक बड़ी धमकी दी है, वो खबर भी आपको दिखाते हैं। किम ने न्यूक्लियर हमले की तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं और यह बहुत बड़ी खबर है। कोरियाई प्रायद्वीप में तहलका मच सकता है इससे, या कहीं पूरी दुनिया में तहलका मच सकता है। न्यूक्लियर फोर्स को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है किम जोंग उन ने। यूएस दक्षिण कोरिया के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की तैयारी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की। उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA के हवाले से यह खबर आई है। तो क्या उत्तर कोरिया अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा? क्या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में भयानक जंग होगी? ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल बहुत मौजूद हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप समझिए एक वॉर फ्रंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरा वॉर फ्रंट कितना विध्वंसक खुल सकता है। और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर के ये मानते हैं कि अगला वॉर फ्रंट नॉर्थ कोरिया ही खोलेगा। कुछ सवाल आपके सामने, क्या उत्तर कोरिया अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा? क्या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में भयानक जंग होगी? क्या किम ने एटमी हमले का फैसला कर लिया है? आइए देखते हैं। उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया की यह सबसे बड़ी जंगी तैयारी है। दक्षिण कोरिया के आसमान में अमेरिका के B-1B बॉम्बर्स से लेकर F-16C तक जॉइंट ड्रिल में शामिल हुए, तो दक्षिण कोरिया की ओर से इस ड्रिल में F-35 लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। यह आसमानी ड्रिल किम जोंग की उस धमकी के तुरंत बाद हुई जिसमें किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अटैक की तैयारी का आदेश दिया था। किम ने यह धमकी उस वक्त दी थी जब इससे चंद घंटे पहले उत्तर कोरिया ने सियोल से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत फैलाने के लिए मॉक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। और न्यूक्लियर अटैक की तैयारियों को देखने खुद किम जोंग अपनी बेटी के साथ टेस्ट साइट पर पहुंचे थे। किम की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस वक्त 800 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को हिट किया था और टेस्ट साइट से ही किम ने धमकी देते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया की सेना दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया में 2 दिन तक न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज की गई और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बार किम के आदेश के बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक का सिमुलेशन भी किया गया। तो उत्तर कोरिया की यह तैयारी और यह धमकी क्या इशारे कर रही है? क्या उत्तर कोरिया विनाशक कदम उठाने वाला है? और क्या कोरियाई प्रायद्वीप जंगी ज्वाला में धधकने वाला है? और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरें। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे जापान के PM फुमियो किशिदा दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले, प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के लिए साझेदारी अहम। किशिदा ने PM मोदी को G7 समिट का न्योता दिया। जापानीज PM किशिदा के साथ दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क पहुंचे PM मोदी। दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष पर फूल चढ़ाए। मोदी और किशिदा ने गोलगप्पे, लस्सी और आम पन्ना का लुत्फ लिया। राहुल गांधी और अदानी मामले में हंगामे और नारेबाजी की वजह से आज भी नहीं चल पाई संसद। लोकसभा में लगे राहुल माफी मांगो के नारे, विपक्षी सांसदों ने भी लहराए पोस्टर। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की पहल। स्पीकर ने गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं से अलग अलग बात की। कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी ने युवा क्रांति समागम की शुरुआत की। बड़ा वादा किया, 2 साल तक ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3,000 और डिप्लोमा होल्डर्स को हर महीने 1,500 रुपए देगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी ने PM मोदी से डील कर ली, मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं। कल ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को मोदी की TRP बढ़ाने वाला बताया था। दिल्ली सरकार के बजट को लेकर पेच फंस गया है। कल बजट पेश होना मुश्किल है। केजरीवाल सरकार का दावा, गृह मंत्रालय ने बजट अप्रूव नहीं किया। दिल्ली सरकार के बजट से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं है। दिल्ली में देश भर के किसान नेताओं की कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात हुई। किसान नेताओं ने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। 30 अप्रैल तक मांगे मानने को कहा। राजस्थान की गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर। जयपुर में निकाला विरोध मार्च, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा से पूछताछ। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। तिरंगे के अपमान के खिलाफ दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के सामने सिख समुदाय का प्रदर्शन। लंदन में हुआ था तिरंगे का अपमान, ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। उमेश हत्याकांड में बुलडोजर का एक्शन, शूटर गुलाम के घर पर कार्रवाई। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर भी गिराएगा प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात आज की एक और बड़ी स्टोरी की,
क्योंकि यह स्टोरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आखिर अमृतपाल के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं और चिंता बढ़ाने वाली हैं। क्यों? आईएसआई का खालिस्तानी जाल चेहरा है अमृतपाल। आपको अमृतपाल के बारे में अब ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब में 4 दिनों से ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। अमृतपाल के कई करीबी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। वारिस पंजाब दे संगठन चलाने वाले अमृतपाल के बारे में जानकारी है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। उसने पंजाब को आग में झोंकने की तैयारी कर ली थी। खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट के आधार पर अमृतपाल के मंसूबों को लेकर एक डॉजियर तैयार किया गया है। डॉजियर में अमृतपाल को लेकर क्या बड़ी बातें हैं, पहले इन्हें एक एक करके देखते हैं और फिर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, खुफिया रिपोर्ट में अमृतपाल पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था अमृतपाल। आत्मघाती दस्ते को खाड़कू नाम दिया गया था। नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं का ब्रेन वॉश होता था। आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़ा था अमृतपाल। ड्रग्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था अमृतपाल सिंह। नशा मुक्ति केंद्र का इस्तेमाल ड्रग्स कारोबार के लिए किया। नशा मुक्ति केंद्रों में हथियार जमा किए गए थे। तो अमृतपाल की तैयारी बहुत खतरनाक थी। वो सुसाइड बॉम्बर तैयार करना चाहता था। वो आतंकियों का एक संगठन खड़ा करने की तैयारी में लगा था। अमृतपाल ने इन मंसूबों को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली थी। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अमृतपाल सिंह ने पंजाब को दहलाने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। वो आईएसआई के इशारे पर आतंकियों की फौज तैयार करने में लगा था। अमृतपाल आईएसआई की मदद से जल्लूखेड़ा गांव में आनंदपुर खालसा फोर्स यानी एकेएफ बना रहा था। पुलिस को अमृतपाल के घर से एकेएफ लिखी कई जैकेट्स मिली है। अमृतपाल के साथियों से बरामद हथियारों पर भी एकेएफ लिखा मिला है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को बहला फुसलाकर हिंसा के रास्ते पर धकेला जाता था। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और आतंकी दिलावर सिंह के किस्से सुनाए जाते थे। दिलावर सिंह ने मानव बम के रूप में काम किया और पंजाब के बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस को लगता है कि अमृतपाल बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर है। 1980 में बना बीकेआई भारत और इंग्लैंड में आतंकी संगठन घोषित है। अमृतपाल के अमेरिका स्थित प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे से भी रिश्ते रहे हैं। एसएफजे खुलकर खालिस्तान का समर्थन करता है और लगातार भारत विरोधी बातें करता है। तो जांच एजेंसियों द्वारा तैयार डॉजियर में अमृतपाल को लेकर दूसरा सनसनीखेज खुलासा यह है कि अमृतपाल नशे के इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। डॉजियर में अमृतपाल सिंह को ड्रग लॉर्ड बताया गया है। अब यह रिपोर्ट देखिए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के जांच और जानकारी के आधार पर तैयार डोजियर के मुताबिक अमृतपाल ड्रग्स माफिया के नेटवर्क से जुड़ा था। अमृतपाल जिस मर्सिडीज कार से चलता था वो उसे ड्रग माफिया रवेल सिंह ने दी थी। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में ड्रग्स के कारोबार को चला रहा था। यह भी पता चला है कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों को जमा कर रहा था। जांच एजेंसियों द्वारा तैयार डोजियर के मुताबिक अमृतपाल ने पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बड़ी साजिश रची थी। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों को लॉन्च पैड बनाया गया था। WPD यानी वारिस पंजाब दे के सहयोगी नशा मुक्ति केंद्रों में नौजवानों के दिमाग में कट्टरपंथी सोच भरते थे। WPD ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में आए नौजवानों का इस्तेमाल भी किया। अमृतपाल ने ड्रग्स का एक खतरनाक नेक्सस तैयार कर लिया था जिसके तार पाकिस्तान ही नहीं दुबई और लंदन से भी जुड़े थे। अमृतपाल का लिंक दुबई में रह रहे जसवंत सिंह रोडे से भी है। जसवंत का भाई लखबीर रोडे पाकिस्तान से भारत में नशे का कारोबार करता है। यही नहीं, अमृतपाल परमजीत सिंह पम्मा से भी जुड़ा हुआ है जो भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। जांच में यह बात सामने आई है कि अमृतपाल के एक्टिव होने के बाद पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स की सप्लाई बढ़ गई। तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट के आधार पर तैयार डॉजियर में अमृतपाल सिंह के आतंकवादी संगठनों और आईएसआई से सीधे कनेक्शन की बातें सामने आई हैं। इसी लिंक के जरिए अमृतपाल ने आतंकी संगठन खड़ा करने की प्लानिंग बनाई थी। ये रिपोर्ट देखिए।
जाने से अफसर और कोई समझौता नहीं। खुफिया जानकारी और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट के आधार पर तैयार डोजियर के मुताबिक भारत लौटने से पहले अमृतपाल सिंह ने जॉर्जिया में आईएसआई से ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई की ट्रेनिंग का मकसद पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करना था। इसी मकसद के लिए आईएसआई ने अमृतपाल को ट्रेनिंग, पैसा और दूसरी मदद मुहैया कराई। आईएसआई ने ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद पंजाब भिजवाए। खुफिया इनपुट के आधार पर तैयार डोजियर में कहा गया है कि अमृतपाल दुबई में भी आईएसआई के संपर्क में रहा। आईएसआई ने अमृतपाल को आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए मोटी रकम मुहैया कराई। आईएसआई ने अमृतपाल के जरिए पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मंसूबा बनाया। अमृतपाल के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा उसके करीबी और फाइनेंस का काम देखने वाले दलजीत सिंह कलसी की जांच से भी हुआ है। कलसी के पास पाकिस्तान के 20 टेलीफोन नंबर मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 से 3 नंबर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से जुड़े लोगों के हैं। कलसी पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकियों के संपर्क में भी था। कलसी ने पूछताछ में बताया कि वो अमृतपाल सिंह और खालिस्तान मुहिम के लिए पिछले 3 साल से भारत और विदेशों से करीब 30 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा कर चुका है। तो अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में जगह जगह दबिश मारी जा रही है। अमृतपाल के करीबियों और सहयोगियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है जिससे अमृतपाल की लोकेशन पता चल सके। लेकिन सवाल यह है कि अमृतपाल है कहां? अमृतपाल के 100 से ज्यादा सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमृतपाल के 4 करीबी सहयोगियों पर एनएसए लगा दिया गया है। इन चारों को गिरफ्तार करके असम के डिब्रूगढ़ भेजा गया। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। फाइनेंस का काम देखने वाला दलजीत कलसी भी गिरफ्तार हो गया है। खालिस्तान समर्थक सांसद सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 75 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। पंजाब में कल दोपहर 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। एसएमएस और डोंगल सर्विस को भी बैन कर दिया गया है। खालिस्तान के बारे में अमृतपाल के जो विचार हैं और आईएसआई से जो उसका कनेक्शन है, ये कुछ बड़े सवाल खड़े कर रहा है और इसी को लेकर अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एक तस्वीर ऐसी आई जिसने हर भारतवासी को गुस्से से भर दिया। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आइए दिखाते हैं इस बारे में आपको। खालिस्तान का जाल पंजाब में फैलाने की पूरी कोशिश थी। इस कोशिश को हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां नाकाम करने में लगी हैं। इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे खालिस्तान समर्थक अपना गुस्सा भारत पर उतार रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर ब्रिटेन से आई। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने खालिस्तान समर्थकों की भीड़ पहुंच गई। इन लोगों ने भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे का अपमान आखिर कैसे सह सकता है हिंदुस्तान? लंदन में खालिस्तान समर्थकों का उपद्रव देखने को मिला। भारतीय उच्चायोग परिसर में घुसे खालिस्तानी समर्थक, भारतीय उच्चायोग पर लगे तिरंगे का इन लोगों ने अपमान किया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को इस मुद्दे पर तलब किया। ब्रिटेन में तिरंगे के अपमान पर नाराजगी जताई। राजनयिकों की सुरक्षा में लापरवाही स्वीकार नहीं, भारत ने यह रुख स्पष्ट कर दिया है। इस घटना ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। सवाल लंदन की पुलिस पर उठ रहे हैं, ब्रिटेन की सरकार पर खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है वो अब आपको बताते हैं। सवाल यह है कि खालिस्तान के समर्थक आखिरकार उच्चायोग परिसर में कैसे पहुंच गए? आखिर ये लोग वहां तक कैसे पहुंच गए जहां किसी आम इंसान का जाना मुश्किल है? खालिस्तान समर्थक जमा हो रहे थे तो लंदन पुलिस ने क्या किया? क्या लंदन पुलिस के पास कोई खुफिया इनपुट नहीं था? जब भीड़ हंगामा कर रही थी तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जिस वक्त हाथों में खालिस्तान लिखे झंडे लिए भीड़ भारतीय उच्चायोग के सामने जमा हो रही थी, उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह गायब थी। उन्मादी भीड़ हंगामा करते हुए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर में घुस गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि हमलावर भारतीय उच्चायोग की दीवारों पर चढ़ गए। एक हमलावर तिरंगे के पास पहुंच गया। हमलावर ने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को उतारने की कोशिश की। हालांकि इस बीच भारतीय राजनयिक वहां पहुंच गए। भारतीय राजनयिक ने तिरंगा वापस ले लिया। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले और तिरंगे के अपमान की यह घटना रविवार शाम की है। भारतीय उच्चायोग में तिरंगे के अपमान और उपद्रव पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त नाराजगी जाहिर की। रविवार देर शाम ही भारत ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को तलब किया। भारत ने ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरतने की हिदायत दी। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन से उच्चायोग के बाहर सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने पर जवाब मांगा है। और लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था।
उच्चायोग के बाहर हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई, तिरंगे का अपमान किया गया। लेकिन भारतीय उच्चायोग ने खालिस्तान समर्थकों को तिरंगा लहराकर करारा तमाचा मारा है और यह बताता है कि भारत के तिरंगे का अपमान कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो भारत की धरती हो या भारत के बाहर किसी भी देश की धरती।